नमस्कार। भारत के इतिहास का एक बेहद अहम और काफ़ी विवादास्पद दौर रहा है 1975 से 77 का आपातकाल। हाँ, बिल्कुल। हाल ही में 25 जून को इसकी 49वीं वर्षगांठ भी थी। तो आज हम इसी पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। हमारे पास जो स्रोत हैं वो बताते हैं कि कैसे एक अदालती फैसले से ये सब शुरू हुआ। हाँ, बिल्कुल। और फिर घटनाओं का एक ऐसा सिलसिला चला जिसने देश के पूरे लोकतांत्रिक ढांचे को ही हिला दिया था। सही कहा। तो चलिए इन्हीं दस्तावेजों के आधार पर समझने की कोशिश करते हैं कि कारण क्या थे, असर क्या हुआ और सबसे जरूरी हम इससे क्या सीख सकते हैं। शुरुआत शायद वहीं से करनी चाहिए जहां से चिंगारी भड़की। इलाहाबाद हाईकोर्ट का वो फैसला 12 जून 1975 का। हाँ, वो फैसला। स्रोतों में इसका जिक्र बहुत है। इसने तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का चुनाव ही रद्द कर दिया था। बिल्कुल, वो राजनारायण की याचिका थी और आरोप ये था कि चुनाव जीतने के लिए सरकारी मशीनरी का, मतलब सरकारी संसाधनों का गलत इस्तेमाल हुआ। और ये तो बहुत बड़ी बात थी उस समय। बहुत बड़ी बात, देश के प्रधानमंत्री का चुनाव रद्द होना। तो इसी उथल-पुथल के माहौल में 25 जून 1975 की रात को संविधान के अनुच्छेद 352 का इस्तेमाल करके आंतरिक अशांति के आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल लगा दिया गया। और घोषणा होते ही एक्शन शुरू। रिपोर्ट्स बताती हैं कि जेपी नारायण, मोरारजी देसाई, मतलब जितने बड़े विपक्षी नेता थे उन्हें रातों रात गिरफ्तार कर लिया गया। हाँ, फौरन। और सिर्फ नेता ही नहीं, एक कानून था, आंतरिक सुरक्षा रख रखाव अधिनियम, जिसे मीसा कहते थे। हाँ, मीसा। उसका मतलब सीधा था कि सरकार बिना कारण बताए, बिना मुकदमा चलाए किसी को भी जेल में डाल सकती थी। और इन स्रोतों के हिसाब से करीब 1 लाख से ज्यादा लोग। 1 लाख? हाँ, 1 लाख से ज्यादा लोगों को मीसा में हिरासत में लिया गया था। प्रेस की आजादी तो समझिए खत्म ही कर दी गई। हाँ, वो सेंसरशिप वाली बात। अखबारों को छपने से पहले दिखाना पड़ता था सरकार को। बिल्कुल, सरकारी मंजूरी लेनी पड़ती थी। और स्रोत ये भी बताते हैं कि इंडियन एक्सप्रेस जैसे कुछ अखबारों ने विरोध में एडिटोरियल की जगह खाली छोड़ दी थी। हाँ, वो एक बड़ा सांकेतिक विरोध था उस समय का। जबरदस्त। इसके अलावा आरएसएस और जमाते इस्लामी जैसे जो बड़े सामाजिक राजनीतिक संगठन थे, उन समेत कोई 26 समूहों पर पाबंदी लगा दी गई थी। तो माहौल बिल्कुल एक डर का, एक अनिश्चितता का बन गया था। और इन सब कार्रवाइयों के बीच एक चीज जिसका जिक्र बहुत ज्यादा विवादों के साथ होता है, वो है नसबंदी कार्यक्रम। स्रोत कहते हैं ये सिर्फ पॉलिसी नहीं थी, जमीन पर कुछ और ही चल रहा था। हाँ, वो संजय गांधी के नेतृत्व में चला था कार्यक्रम। और जो रिपोर्ट्स में आंकड़े हैं वो वाकई चौंकाने वाले हैं। सिर्फ 1 साल में 60 लाख से ज्यादा लोगों की नसबंदी कर दी गई। 60 लाख? जी। और अक्सर ये जबरदस्ती होता था, या धोखे से, या कोई छोटा मोटा लालच देकर। इससे आम लोगों में, खासकर गरीब तबकों में बहुत गुस्सा और डर फैल गया था। और साथ ही कई शहरों में झुग्गियों को हटाया गया, वो भी बिना किसी ठीक ठाक पुनर्वास योजना के। तो ये तो हुआ कि जमीन पर क्या हो रहा था, लोगों के साथ क्या हो रहा था, लेकिन इसी दौरान संविधान के साथ भी तो छेड़छाड़ हो रही थी। बिल्कुल हो रही थी। संविधान का भाग 18 अनुच्छेद 352 से 360 वो आपातकालीन शक्तियों के बारे में है। 1975 का आपातकाल अनुच्छेद 352 के तहत लगा था। इसके बाद जो हुआ वो बहुत अहम था। वे 40वां संविधान संशोधन 1976 में। इसको कई बार मिनी संविधान भी कहा जाता है। हाँ, सुना है। इसने केंद्र सरकार को इतनी शक्तियां दे दी जो पहले कभी नहीं थीं, और अदालतों की जो समीक्षा करने की शक्ति होती है, जुडिशियल रिव्यू, उसको भी बहुत कम कर दिया गया। लेकिन दिलचस्प बात यह है, जैसा स्रोत बताते हैं, कि इसी दौर ने शायद उन बदलावों की जरूरत भी पैदा की जिससे आगे चलकर ऐसी शक्तियों पर रोक लग सके। सही कहा आपने, बिल्कुल। जब आपातकाल हटा, नई सरकार आई, तो 1978 में 44वां संशोधन लाया गया। अच्छा। जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार, जीने का अधिकार। हाँ, जीने का अधिकार, वो आपातकाल में भी निलंबित नहीं किए जा सकते। ये बहुत बड़ा कदम था। और वो आंतरिक अशांति वाली बात। हाँ, वो भी। आपातकाल लगाने के लिए अब कैबिनेट की लिखित सिफारिश जरूरी कर दी गई। और आंतरिक अशांति जैसा जो अस्पष्ट सा शब्द था, उसे हटाकर सशस्त्र विद्रोह शब्द लाया गया। मतलब आधार ज्यादा ठोस होना चाहिए। इस पूरी कहानी में न्यायपालिका की भूमिका पर भी तो काफी सवाल उठे थे, खासकर वो एडीएम जबलपुर वाला केस। हाँ, एडीएम जबलपुर बनाम शिवकांत शुक्ला 1976 का मामला बहुत ही विवादास्पद रहा। वो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये मान लिया था कि आपातकाल के दौरान जीवन के अधिकार समेत मौलिक अधिकार निलंबित हो सकते हैं।
इस फैसले की बहुत आलोचना हुई। मतलब इसने तो नागरिक अधिकारों पर सरकार को लगभग पूरी छूट दे दी थी। लेकिन फिर सुधार भी हुआ। हाँ, ये भी सच है कि बाद में न्यायपालिका ने अपनी भूमिका को सुधारा। एक और अहम मामला आया मेनका गांधी बनाम भारत संघ 1978 में। उसमें कोर्ट ने अनुच्छेद 21 की व्याख्या को बहुत व्यापक बनाया और कहा कि कानून की प्रक्रिया सिर्फ प्रक्रिया नहीं होनी चाहिए, बल्कि वो न्यायसंगत, निष्पक्ष और तर्कसंगत भी होनी चाहिए। इसने एक तरह से एडीएम जबलपुर के असर को कम किया और मौलिक अधिकारों को फिर से मजबूती दी। तो आखिर में ये दौर खत्म कैसे हुआ और इसकी विरासत, मतलब क्या सबक छोड़ गया ये? देखिए, आपातकाल ने अनजाने में एक काम किया। इसने पूरे बिखरे हुए विपक्ष को एकजुट कर दिया। जनता पार्टी बनी। हाँ, जनता पार्टी बनी और 1977 में जब चुनाव हुए तो कांग्रेस की भारी हार हुई। ये नतीजे अपने आप में इस बात का सबूत थे कि भारत के लोग आखिर में लोकतंत्र को ही चुनते हैं, चाहे कितना भी दबाव क्यों ना हो। ये दौर हमें याद दिलाता है कि हमारी लोकतांत्रिक संस्थाएं कितनी नाजुक हो सकती हैं और नागरिक अधिकारों की रक्षा करना कितना जरूरी है, लगातार जरूरी है। तो कुल मिलाकर इन स्रोतों को देखें तो लगता है कि 1975 का आपातकाल भारतीय लोकतंत्र के लिए एक तरह की अग्नि परीक्षा थी। जख्म तो गहरे दिए इसने, बिल्कुल, लेकिन शायद भविष्य के लिए कुछ मजबूत संवैधानिक और संस्थागत सुरक्षा उपाय भी इसी वजह से बने। सही बात है। ये दिखाता है कि सत्ता जब एक जगह केंद्रित हो जाती है तो वो नागरिक अधिकारों के लिए खतरा कैसे बन सकती है। और लोकतांत्रिक मूल्यों को बचाने के लिए हमें लगातार सजग रहना होगा। एक स्वतंत्र न्यायपालिका और मजबूत संवैधानिक जांच और संतुलन का महत्व भी इससे पता चलता है। इन सारी बातों से एक सवाल जरूर मन में उठता है जिस पर शायद और सोचने की जरूरत है हम सबको, कि किसी भी लोकतंत्र के लिए ये कितनी बड़ी और लगातार चलने वाली चुनौती है कि वो देश की सुरक्षा की जरूरतें और अपने नागरिकों की व्यक्तिगत स्वतंत्रता, इन दोनों के बीच सही संतुलन कैसे बनाए रखे। ये शायद कभी ना खत्म होने वाली बहस है।